नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। तो ये हिंदी की फर्स्ट डेडिकेटेड वीडियो होने वाली है। फर्स्ट डेडिकेटेड मतलब जो टॉपिक वाइज़ सीरीज़ से अब चलने शुरू हो जाएगी। तो हिंदी का जो बेसिक्स होता है कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति और इनकी प्रमुख बोलियाँ क्या होती हैं, इसके अलावा स्वर और व्यंजन, इनकी मात्राओं को हम इस वीडियो में कवर अप कर लेंगे, ठीक है? शॉर्ट भी होंगे लेकिन मैं मतलब इसको ऐसे बताऊँगा कि हाँ, आपको चीज़ें रिवाइज़ भी होती रहें और आपको अगर नहीं पता होगी कोई चीज़, तो वो भी क्लियर होती रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। और हाँ, इससे पहले भी बहुत सारी वीडियोज़ बना चुका हूँ, तो आप एक बार प्लेलिस्ट को चेक ज़रूर कर लीजिएगा। आपको सारी की सारी डिटेल्स वहाँ देखने को मिल जाएँगी। प्लेलिस्ट में आपको जो टॉपिक वाइज़ और यहाँ यहाँ तक कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को जो मैंने कंप्लीट किया, वो सारी की सारी आपको प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। एक बार चैनल को चेक ज़रूर कर लीजिएगा मतलब कुल मिला के, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1 हिंदी का सामान्य परिचय और प्रमुख बोलियाँ, ठीक है? और इसी के बाद जो है आधे अध्याय 2 भी मैंने इसी में ऐड किया हुआ है। चलिए, देखो हिंदी भाषा की उत्पत्ति सबसे पहले तो यहीं से सवाल आते हैं। तो भाषा शब्द जो है भाष धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना, ठीक है? और यह वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार, भावनाएँ आदि व्यक्त करता है, ठीक है? भाषा के प्रकार, तो अब भाषा के क्या प्रकार होते हैं देखो, मौखिक भाषा, जिसे बोलकर समझाया जाए, ठीक है? लिखित भाषा जिसे अक्षरों के माध्यम से लिखा जाए। संकेतात्मक भाषा में इशारों, संकेतों से बात समझाई जाए। तो क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं? यही तो पॉइंट होते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। देखो, सवाल ऑप्शन में सिंपल से आ जाए, जिसे बोलकर समझाया जाए उसे कहा जाता है, तो ऑप्शन मिल जाएँगे आपको 3 तो यही मिल जाएँगे और एक ऑप्शन मिल जाएगा नन ऑफ द दिस वाला कि मौखिक भाषा, लिखित भाषा, संकेतात्मक भाषा या ऑल ऑफ दिस या नन ऑफ दिस। तो क्या आएगा वहाँ पे? आपका मौखिक भाषा आ जाएगा। सेम इसी तरह से जिसमें इशारों, संकेतों से बात समझाई जाती है, वो कौन-सी भाषा है? तो वो हो जाएगी आपकी संकेतात्मक भाषा, ठीक है? इस तरह से आपके क्वेश्चंस जो हैं बनना शुरू हो जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं, भाषा की जो मूल इकाइयाँ हैं, वो क्या हैं? ठीक है? यहाँ पे अनदर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि भाषा की मूल इकाइयाँ क्या होती हैं? देखो, सबसे पहले तो ध्वनि, सबसे छोटी इकाई में भाषा किसको बोला जाता है? ध्वनि। ध्वनि के बाद आते हैं वर्ण जिसको हम अक्षर बोलते हैं, फिर आता है शब्द, पद, वाक्य और अर्थवरता, ठीक है? तो ये जो है इसका एक सीक्वेंस बन जाता है यहाँ पे। तो याद रखिएगा सबसे छोटी जो इकाई है, मूल इकाई वो है ध्वनि और सबसे अधिक जो है और सबसे बड़ी जो है अर्थवत्ता, ठीक है? चलिए, अब ये जो वर्ण है, वर्ण को समझना कि वर्ण क्या है? देखो, भाषा के लिखित रूप की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। देखो, सबसे छोटी इकाई जो लिखी नहीं गई है, वो तो ध्वनि है, लेकिन लिखित रूप में जो ध्वनि का ही लिखित रूप होता है, उसको वर्ण कहा जाता है। तो जो सबसे छोटी इकाई तो ध्वनि बिल्कुल सही है, लेकिन इसका लिखित रूप जो है वर्ण हो जाता है। तो क्वेश्चन क्या आएगा देखो, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो आप लिखोगे ध्वनि। लेकिन अगर वहाँ पे आगे भाषा की लिखित सबसे छोटी इकाई क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा वर्ण, ठीक है? इसलिए कन्फ्यूज़ मत होइएगा। चलिए, आगे देखते हैं शब्द। अब शब्द क्या है? ध्वनियों या वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है, ठीक है? उदाहरण मोहन क्रिकेट खेलता है, इसमें प्रत्येक सार्थक इकाई एक शब्द है, ठीक है? यानी क्या हो रहा है यहाँ पे जो म आया है, मोहन मतलब जो बना हुआ है, मोह हो गया, ह हो गया, अन हो गया, ऐसे ही क्रिकेट हो गया, खेलता है, ये सब क्या है? अलग-अलग वर्णों से शब्दों की सार्थक इकाई बनी हुई है, ठीक है? तो ये क्या है? शब्द हैं, ठीक? वाक्य, 2 या 2 से अधिक शब्दों का समूह जो पूर्ण अर्थ प्रदान करे उसे वाक्य कहते हैं। सिंपल सा मोहन कल विद्यालय गया, तो ये इसका क्या हो जाएगा? एक अर्थपूर्ण वाक्य हो जाएगा। हिंदी भाषा की विकास यात्रा, अब हिंदी भाषा की जो विकास यात्रा है वो कैसे है? ठीक है? इसको समझना है। देखिए, भाषा का जो विकास क्रम है वो कैसा है? देखो सबसे पहले भाषा संस्कृत बनी, ठीक है? संस्कृत के बाद पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से हिंदी, ठीक है? तो हिंदी का जो सबसे निकट भाषा है वो अपभ्रंश है और हिंदी की जो जननी है मेन वो है संस्कृत है, ठीक है? तो अपभ्रंश और हिंदी के बीच की कड़ी भाषा को कुछ विद्वान अबहट भी बोलते हैं, ठीक है? अबहट भी बोला जाता है हिंदी और अपभ्रंश के बीच में, यहाँ पे मतलब एक भाषा और आती है अवहट, लेकिन वो यहाँ पे दिया नहीं गया है क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं तो उसका कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है, ठीक है? आगे देखिए भारतीय आर्य भाषा इंडो आर्यन लैंग्वेज। अब इसका जो समय है वो कैसा है देखो विभाजन इसका, ठीक है? प्राचीन आर्य भाषा, ठीक है? जो प्राचीन आर्य भाषा काल है वो कैसा है देखो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक, इसमें वेदों की भाषा शामिल है। मध्यकालीन आर्य भाषा 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक का, ठीक है? और पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश भाषाएँ इसके अंतर्गत आती हैं। आधुनिक आर्य भाषा 1000 ईस्वी से वर्तमान तक का समय। इसमें आधुनिक भारतीय भाषाएँ जैसे हिंदी, गुजराती, मराठी इत्यादि शामिल हैं।
ठीक है? सेम क्वेश्चंस कैसे बनेंगे? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश भाषाएँ किसके अंतर्गत आती हैं? मध्यकालीन आर्य भाषा के अंतर्गत। मध्यकालीन आर्य भाषा का समय कब से कब तक माना गया है? 500 ईस्वी से लेके 1000 ईस्वी तक माना गया है। ठीक है? चलिए, आधुनिक आर्य भाषा का काल। अब जो आधुनिक आर्य भाषा है, इसका समय कैसे इसका काल विभाजन हो रखा है? 1000 ईस्वी से वर्तमान समय तक का, क्योंकि इसमें हिंदी, गुजराती, मराठी आदि भाषाएँ शामिल हैं। ठीक है? मतलब अब जब हिंदी बन गई थी और वो अभी तक उसमें क्या-क्या परिवर्तन आए होंगे, क्या-क्या विकास हुआ होगा, तो वो आधुनिक आर्य भाषा काल इसको कहा गया है। ठीक है? अब हिंदी की लिपि क्या-क्या है? देखो, हिंदी को किस लिपि में लिखा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है। देवनागरी लिपि, सभी को याद होगा, है ना? ठीक है? चलिए। अच्छा, अब जो पंजाबी भाषा है, तो पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो कौन-सी होगी? गुरुमुखी होगी, ठीक है? और जो उर्दू होती है, उर्दू, उसकी कौन-सी लिपि होती है उर्दू भाषा की? तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? हिंदी में एक स्वर होता है, स्वर अक्षर होता है जिसको बोला जाता है अ, और हिंदी में 11 स्वर और 33 व्यंजन माने जाते हैं। लेकिन अ जो है स्वर और अक्षर दोनों है, तो इसलिए इसको कई बार सवाल आ जाता था कि एक स्वर अक्षर कौन-सा होता है? अ होता है, ठीक है? इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। बोली और क्षेत्र हैं, ठीक है? तो उनपे यहाँ पे एक छोटी-सी टेबल जैसे बना रखे हैं मैंने, इसको आपको थोड़ा-सा याद करना पड़ेगा। याद तो क्या करना है, इसको बार-बार पढ़ना है आपको, तो चीज़ें अपनी आप ही जो है याद हो जाती हैं, ठीक है? जैसे बोली और क्षेत्र, अवधि, तो इसका जन्म हुआ या ये कहाँ बोली जाती थी या अभी भी थोड़ा बहुत बोली जाती है? पूर्वी उत्तर प्रदेश में। ब्रजभाषा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। भोजपुरी बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश में। बुंदेली, बुंदेलखंड मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। राजस्थानी राजस्थान में। खड़ी बोली दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा। और मैथिली बिहार। तो जो हिंदी की जो प्रमुख उपबोलियाँ हैं या ये भाषा क्षेत्र हैं, इन्हीं से ही जो है हिंदी का विकास अधिक हुआ है और अभी भी यहाँ पे ये भाषाएँ एग्ज़िस्ट करती हैं, ठीक है? तो कभी-कभी सवाल यही आता है कि बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कौन-सी प्रमुख बोलियाँ बोली जाती हैं? तो भोजपुरी हो गया, ठीक है? और जैसे दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा में कौन-सी बोली बोली जाती है? तो खड़ी बोली बोली जाती है, ठीक है? अब आते हैं वर्ण के भेद, ठीक है? आगे देखिए वर्ण के भेद क्या होते हैं? देखो, मैंने बोला था स्वर क्या होते हैं? 11 स्वर वे ध्वनियाँ जिन्हें बोलने में किसी अन्य वर्ण यानी ध्वनि की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। तो स्वर क्या होंगे? 11 प्रकार के होते हैं, ठीक है? अब देखो क्या-क्या इनके, सबसे पहला तो ह्रस्व स्वर जो छोटे होते हैं, फिर दीर्घ जो लंबे होते हैं, प्लुत 3 मात्रा वाले। याद रखिएगा, ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? जो सबसे छोटा जिनमें बोलने में मतलब ध्वनि निकलेगी, ठीक है? और इसके अलावा दीर्घ जो लंबे स्वर होंगे, प्लुत जो 3 मात्राओं वाले होंगे, ठीक है ना? ये आप याद रखिएगा। चलिए, आगे देखिए स्वर वर्ण क्या होंगे? तो स्वर वर्ण क्या है? अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, आई, ओ, औ, ठीक है? और नोट, यहाँ पे नोट यहाँ, ठीक है? अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट है तो उसको भी ध्यान दीजिएगा। ऋ, ए और बड़ी ई जो है एक रूपवाचक स्वर हैं। तो कभी-कभी सवाल आता है कि रूपवाचक स्वर कौन से होते हैं? ऋ, ए और ई, ठीक है? फिर आ जाती है मात्राएँ, ठीक है? तो स्वरों को लिखने में जो चिन्ह प्रयोग होते हैं, उन्हें मात्राएँ कहा जाता है। ये भी कई बार डेफ़िनेशन पूछ लेते हैं कि जो स्वरों को लिखने के लिए मात्राएँ इस्तेमाल होंगी, उन्हें क्या कहा जाएगा? चिन्ह कहा जाएगा, ठीक है? अब कोई मात्रा नहीं है, ठीक है? अभी हमने इसमें एक बेसिक फैक्ट को भी देखा था ऊपर, ठीक है? अब देखो, के लिए ये वाला एक डंडा जैसा है ई, ये वाली ई की मात्रा, फिर बड़ी ई की मात्रा ये हो जाएगी, ठीक है ना? चलिए। तो ये आपके जो है स्वरों को लिखने में जो चिन्ह प्रयोग होते हैं वो उनको मात्राएँ कहते हैं और मात्राएँ आपने देख लिया है, ठीक है? व्यंजन, अब आते हैं व्यंजन, तो व्यंजन जो है 33 तो मूल व्यंजन होते हैं, 6 संयुक्त व्यंजन होते हैं, टोटल 39 व्यंजन होते हैं, ठीक है ना? तो जो वे ध्वनियाँ जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होती हैं और उन्हें उच्चारित करने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है, ठीक है ना? तो वो व्यंजन कहलाते हैं। अब ये व्यंजन जो मूल व्यंजन है 33, ये क्या-क्या हैं? देखो, सबसे पहला स्पर्श व्यंजन जो होते हैं 25, ठीक है? अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं 4, य, र, ल, व, ठीक है? और ऊष्म व्यंजन होते हैं 4, श, स, स, ह। अब ये संयुक्त व्यंजन, जो संयुक्त व्यंजन होंगे वो होंगे 6। तो उसमें जो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है क्ष, त्र, ज्ञ आदि, ठीक है? और कुल व्यंजन जो आपके मैंने अभी बोला था आपके 39 हैं, ठीक है? 33 मूल और 6 संयुक्त, ठीक है? चलिए, अब आ जाइए वर्णमाला, टोटल 52 वर्ण हैं, ठीक है ना? तो जिसका कि वर्गीकरण कुछ ऐसा है, 11 स्वर व्यंजन जो आपके टोटल 39 हो गए हैं, ठीक है ना? तो अब इनके जो अन्य डिटेल्स हैं उनको देख लीजिए, जैसे ह्रस्व स्वर या लघु स्वर तो 4 होंगे, जिसमें अ, ई, उ, ऋ आ जाएँगे, जिनको बोलने में ध्वनि कम निकलती है, ये भी होता है ह्रस्व स्वर होता है इसको, ठीक है? दीर्घ गुरु स्वर जिसमें अधिक ऊष्मा निकलती है, दीर्घ होते हैं ये, ठीक है? ऊष्मा बोलो या इनको बोलने में ज़्यादा लंबी जो है मतलब आवाज़ निकलेगी, दीर्घ गुरु स्वर जिनको बोला जाता है, तो 7 होते हैं ये, ठीक है? आ, ई, उ, ए, ओ, औ। और मूल दीर्घ स्वर कौन से होंगे? जो 3 होंगे,
आ, ई और उ। संयुक्त स्वर कौन से होंगे? 4 होंगे, ए, ओ, औ। ठीक है? चलिए, अब आ जाइए व्यंजन पे। स्पर्श व्यंजन 25 है, अंतस्थ व्यंजन 4 है, ऊष्म व्यंजन 4 है, संयुक्त व्यंजन 6 हैं। ठीक है? चलिए, आगे देखिए जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे ध्यान देने वाले पॉइंट है, विजातीय स्वर क्या होते हैं? देखो, मूल दीर्घ स्वर को सजातीय कहते हैं, संयुक्त दीर्घ स्वर को विजातीय स्वर कहते हैं। विजातीय मतलब जो मिश्रित स्वर होते हैं। ठीक है? अब वर्णमाला की जो परिभाषा है वो भी देख लीजिए। वर्णों का क्रमबद्ध समूह जो एक लिपि के अनुसार व्यवस्थित हो उसे वर्णमाला कहते हैं। यदि व्यवस्थित ना हो तो उसे वर्ण समूह कहा जाता है। ठीक है? जैसे क, ख, ग, घ और वन, ट, ठ, ड, ढ। ठीक है? लिपि और लेखन प्रणाली क्या होता है? देखो, हिंदी वर्णमाला देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है? देवनागरी लिपि बाएं से दाएं में लिखी जाती है और नागरी लिपि भी इसी का ही रूप है। ठीक है? तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था, ये हिंदी की शॉर्ट और क्विक रिवीजन टाइप की वीडियो होगी, क्योंकि आपने हिंदी पे बहुत सारी डेडिकेटेड वीडियोस देख ली हैं। बस एक क्विक रिवाइज है कि क्या-क्या चीज़ें हैं इसमें, आपको तक की चीज़ें ध्यान रहे। ठीक है? चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो